मैं अभी अभी यमलोक में नौकरी पर लगा था। सिर्फ 3 दिन हुए थे और पूरे दफ्तर में मेरा मजाक बन चुका था, क्योंकि मेरी जिंदा बीवी पागलों की तरह मेरे नाम पर पैसे जला रही थी। इतने ज्यादा कि नोटों के ढेर पहाड़ बन चुके थे। मेरा साथी माशू उंगली दिखाकर बोला, अपनी बीवी को संभाल नहीं सकता क्या? लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब खुद यमराज मेरे पास आए। उन्होंने कांपते हाथों से मुझे सिगरेट दी और धीरे से बोले, मो भाई, दफ्तर का पैसा खत्म हो रहा है, थोड़ा उधार मिल सकता है क्या? पूरा यमलोक चुप हो गया। मेरा नाम शेन मो है। मरे हुए मुझे 7 दिन हो चुके थे। मैं एक बच्चे को बचाने सड़क पर दौड़ा था, लेकिन तभी एक बेकाबू ट्रक ने मुझे उड़ा दिया। शायद उसी वजह से मैंने यादें मिटाने वाला काढ़ा नहीं पिया, ना ही दोबारा जन्म लेने गया। सीधे मुझे बॉर्डर ऑफिस में नौकरी दे दी गई। काम क्या था? भटकी हुई आत्माओं पर नजर रखना, बस इतना कि वो हंगामा ना करें। काम आसान था, लेकिन ऑफिस वाले बहुत जहरीले थे। ओहो, शेन मो फिर से सैलरी लेने आया है। काउंटर के पास खड़ा बंदर जैसे चेहरे वाला आदमी हंस रहा था। उसका नाम माश्यू था, पुराना कर्मचारी और खुद को बहुत बड़ा समझता था। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे सैलरी बांटने वाले अफसर के पास गया। मैंने अपना कार्ड आगे रखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दराज से सिर्फ 10 नोट निकालकर मेज पर फेंक दिए। मैं चौंक गया। सर, कुछ गलती हो गई क्या? नई नौकरी वालों को 100 नोट मिलते हैं ना? उसने सिर तक नहीं उठाया। गलती नहीं है, तेरी कटौती हुई है। क्यों? वो हंस पड़ा। फिर उसने पीछे पड़े बोरों की तरफ इशारा किया। खुद देख ले। मैं पीछे मुड़ा और मेरी आंखें फट गईं। पूरा कमरा बड़े बड़े बोरों से भरा पड़ा था। हर बोरे पर लाल रंग से लिखा था, शेन मो। कुछ बोरे खुले हुए थे और रंग बिरंगे नोट कचरे की तरह बाहर गिर रहे थे। माश्यू पास आकर हंसने लगा। भाई, तेरी बीवी तो मशीन निकली। 3 दिन से लगातार पैसे जला रही है। ऐसा लग रहा है नीचे तेरी खुद की बैंक खुल गई है। चारों तरफ जोरदार हंसी गूंजने लगी। कल तो पुल पर जाम लग गया था, इतने पैसे आए कि नदी तक बंद हो गई। सुना है काढ़ा बनाने वाली बूढ़ी औरत भी परेशान हो गई। सब हंस रहे थे और मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था। किंग शुए, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी बीवी लिन। किंग शुए बहुत सीधी और प्यारी लड़की थी। हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैंने उससे वादा किया था कि उसे पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अब मैं मर चुका था। मैं समझ सकता था वो कितनी टूटी होगी, लेकिन ये तरीका कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। मैं चुप था और माशू की हंसी बढ़ती जा रही थी। उसने जेब से 100 नए नोट निकाले और मेरे सामने लहराने लगा। देखा, इसे कहते हैं असली सैलरी। उसने नोट मेज पर पटके, फिर एक नोट निकालकर अफसर को दे दिया। चाय पी लेना। अभी तक अकड़ दिखाने वाला अफसर तुरंत मुस्कुराने लगा। अरे माशू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? माशू सबकी तारीफें सुनकर और फूल गया। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मरने के बाद भी समझदारी चाहिए। तेरी बीवी ने पूरे सिस्टम का दिमाग खराब कर दिया है। ऊपर से शिकायत आ गई तो संभाल पाएगा? तेरे सारे पैसे अभी फ्रीज रहेंगे। जब तेरी बीवी पैसे जलाना बंद करेगी तभी वापस मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल गया। साला पुराना कर्मचारी बनकर रौब झाड़ रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी बाहर अचानक भगदड़ मच गई। एक छोटा कर्मचारी भागता हुआ अंदर आया। उसकी आवाज कांप रही थी। ऊपर की दुनिया से फिर से शेन मो के नाम पैसे आए हैं। इस बार 10 बड़े ट्रक। पूरा ऑफिस एकदम चुप हो गया। सभी मुझे घूरने लगे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। किंग शुए, तुमने कहीं घर तो नहीं बेच दिया? 10 ट्रक पैसे मतलब क्या? पूरा दफ्तर नोटों से भर गया। गेट से लेकर पीछे के कमरे तक सिर्फ पैसों के ढेर थे। चलने तक की जगह नहीं बची थी। हमारे बॉस गंजे सिर वाले मध्यम उम्र के आदमी थे। वो नोटों के पहाड़ पर बैठे लगातार सिगरेट पी रहे थे। ये खास सिगरेट थी जिसे पीकर मरे हुए लोग टेंशन कम करते थे। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आखिर चल क्या रहा है? तेरी बीवी ने ऊपर प्रिंटिंग प्रेस लूट ली क्या? उनकी उंगली मेरी तरफ थी और हाथ कांप रहे थे। मैं सिर झुकाकर खड़ा था, क्योंकि सच कहूं मुझे खुद नहीं पता था। तभी माशू फिर आग लगाने लगा। सर, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसने पूरे सिस्टम में हंगामा मचा दिया है। इसे सजा मिलनी चाहिए। भूतों का एक समूह भी चिल्लाने लगे, हाँ सही कह रहे हैं, हम लोग काम तक नहीं कर पा रहे। इसका पुण्य काटो। इसे मरे हुए लोगों वाले शहर में सड़क साफ करने भेजो। बॉस ने परेशान होकर हाथ उठाया। बस करो, चुप हो जाओ सब। फिर वो मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने लंबी सांस ली। शैन मो, मुझे पता है तू नया है, तुझे यहाँ के नियम नहीं पता, लेकिन कुछ कर, अपनी बीवी को रोक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ हमारा इलाका नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मैं हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी मजबूरी वाली थी। सर, मैं तो बस छोटा सा कर्मचारी हूँ। मेरे पास इतना हक भी नहीं कि मैं अपनी बीवी के सपने में जा सकूं। ये सच था। यहाँ से ऊपर की दुनिया में थोड़ा सा असर डालने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए होती थी, सिर्फ सपने में जाने के लिए भी। और मैं अभी अभी मरा हुआ नया भूत था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। बॉस ने फिर से सिगरेट का कश लिया। इतना टेंशन था कि लग रहा था बाकी बाल भी गिर जाएंगे। साला, ये कैसी मुसीबत आ गई। तभी अचानक बाहर जोर की आवाज आई। एक काले कवच वाला सैनिक अंदर घुसा। वो नीली आग में जलते पुराने घोड़े पर बैठा था। उसे देखते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सारे कर्मचारी, यहां तक कि बॉस भी धड़ाम से घुटनों पर बैठ गए। मैं भी डरकर तुरंत बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कहीं ये मामला ऊपर तक तो नहीं पहुंच गया। वो सैनिक घोड़े से उतरा। उसकी आंखें बहुत डरावनी थीं।
उसने पूरे कमरे को देखा, फिर सीधे मेरी तरफ चलने लगा। उसके पास आते ही ऐसा लग रहा था जैसे सांस रुक जाएगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो अचानक एक घुटने पर बैठ गया। दोनों हाथ जोड़कर बोला, शेन साहब, यमराज जी ने आपको बुलाया है। मैं दंग रह गया। यमराज का महल मैंने तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन अब मुझे खुद वहां ले जाया जा रहा था। 8 लोग मिलकर बड़ी पालकी उठा रहे थे और रास्ते भर वो सैनिक मुझे बहुत इज्जत से बुला रहा था। मो साहब, इधर आइए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। हम लंबे डरावने गलियारों से गुजरे, फिर वो मुझे एक कमरे में ले गया, लेकिन अंदर देखकर मैं रुक गया, क्योंकि वो जगह किसी ऑफिस जैसी लग रही थी। कमरे के बीच में एक आदमी काले सूट में बैठा था। उसके सामने कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर लाल हरे नंबर ऊपर नीचे जा रहे थे। अगर उसके सिर पर वो मुकुट ना होता तो मैं सोचता कोई बिजनेस वाला आदमी बैठा है। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आदमी आ गया। यमराज ने तुरंत सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठे और तेजी से मेरे पास आए। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मिल गया हो। शेन भाई, आप आ गए आखिर। मैं अंदर से हिल गया। भाई, ये रिश्ता थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, इतना फॉर्मल मत बनो। मुझे बस लाओ किन कह लो। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया, फिर खुद मेरे लिए चाय डाली। कप से काला धुआं निकल रहा था और उसकी स्मेल भी काफी अजीब थी। लाओकिन थोड़ा शर्माते हुए बोले, वो शेन भाई, आपकी पत्नी लिन किंगशुए, वो क्या काम करती हैं? वो फूलों की दुकान चलाती है। मेरी बात सुनते ही उन्होंने जोर से सांस खींची। अब वो मुझे और भी डर से देखने लगे। फूलों की दुकान? उन्होंने धीरे से कहा, बहुत खतरनाक। फिर उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमा दी। ये देखो, पिछले 3 दिनों में यहाँ के पैसों का हाल। स्क्रीन पर लाइन सीधी नीचे गिर रही थी। तुम्हारी पत्नी ने इतना पैसा भेज दिया कि पूरा मार्केट हिल गया। यहाँ महंगाई फट गई है। पहले जो चीज 10 में मिलती थी, अब 100 में मिल रही है। एक कटोरी काढ़ा भी 100 नोट का हो गया है। नीचे वाले कर्मचारी बगावत करने वाले हैं। मैं पूरी तरह शॉक में था। मुझे क्या पता था यहाँ का सिस्टम इतना कमजोर है। लाओ किन ने बाहरी सांस ली, फिर दराज खोली और अंदर से मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली। उन्होंने एक सिगरेट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने देखा ये ऊपर की दुनिया वाली असली सिगरेट थी। लो, एक सिगरेट पियो। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया, मैं नहीं पीता। उन्होंने खुद सिगरेट जलाई, एक लंबा कश लिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोले, भाई सीधी बात करता हूं, तुम्हारी बीवी जो पैसा भेज रही है उसे छूने की हिम्मत किसी की नहीं है। सारा पैसा तुम्हारे नाम से सेंट्रल बैंक में रखा गया है, लेकिन अभी हमारा सिस्टम फंस गया है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, चेहरे पर पूरी सच्चाई थी। तो सोच रहे थे क्या तुम थोड़ा पैसा हमें उधार दे सकते हो? सरकारी बॉन्ड समझ लो, ब्याज भी देंगे, ऊपर की दुनिया वाले बैंकों से ज्यादा। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। यमराज मुझसे उधार मांग रहे थे। अगर ये बात बाहर निकल गई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। मैंने उनकी लगभग रोती हुई शक्ल देखी और अचानक मुझे माशू याद आ गया। उसका घमंडी चेहरा, उसकी हंसी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गला साफ किया, फिर पीछे टिककर आराम से बैठ गया। एक पैर दूसरे पर रखकर बोला, उधार देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लाओ किन की आंखें चमक उठी। बोलो, एक नहीं 100 शर्तें मान लेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत कि मैं ऊपर की दुनिया देख सकूं और अपनी बीवी के सपने में जा सकूं। लाओ किन तो पहले थोड़ा रुके, फिर जोर से हंसे। अरे बस इतनी सी बात। उन्होंने तुरंत फोन उठाया। हेलो, मानव संसाधन विभाग, अभी के अभी आदेश जारी करो। शेन मो को यिनयांग विभाग का निरीक्षक बनाया जाता है, पहली रैंक। हाँ, अभी। फोन रखते ही वो मुस्कुराने लगे। भाई अब ठीक है। मैं पूरी तरह शॉक में था। पहली रैंक का बड़ा अफसर? मुझे लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। 3 दिन पहले मैं छोटा सा कर्मचारी था जिसे हर कोई दबाता था, और आज मैं सीधे यमराज के साथ बैठा था। ये सब सिर्फ एक वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी बीवी मुझे पागलों की तरह प्यार करती थी। किंगशुए, बस थोड़ा इंतजार करो। जब मैं नई काली यूनिफॉर्म पहनकर वापस ऑफिस पहुंचा तो पूरा दफ्तर हिल गया। सब लोग मुझे घूर रहे थे। सबसे पहले बॉस बाहर भाग कर आए। जैसे ही उन्होंने मेरी यूनिफॉर्म देखी, उनके पैर कांप गए। लग रहा था अभी गिर पड़ेंगे। शेन साहब, उनकी आवाज कांप रही थी, सिर पर पसीना चमक रहा था। मैंने हाथ पीछे बांधे और बड़े अफसरों की तरह धीरे से बोला, आराम से, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। कुछ देर पहले तक वही आदमी मुझे डांट रहा था। उधर माशू अपने लोगों के साथ बाहर खड़ा तमाशा देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें बाहर निकल गईं, मुंह से सिगरेट नीचे गिर गई। ये क्या, तेरे पास ये कपड़े कहां से आए? उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे बॉस के सामने जाकर रुक गया। आदेश आया है, अब से यहाँ के सारे हिसाब किताब की जांच मैं करूंगा। सारे रिकॉर्ड सील किए जाएं। और मैंने धीरे से माशू की तरफ देखा। मुझे शक है कि कुछ लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे कर्मचारियों को दबा रहे हैं और पैसे खा रहे हैं। माशू, तुम्हें अभी के अभी नौकरी से हटाया जाता है, चलो हमारे साथ। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पीछे खड़े 2 बड़े सैनिक आगे आए। दोनों करीब 7 फुट लंबे थे, डरावने चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें। उन्होंने माशू को दोनों तरफ से पकड़ लिया। माशू का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। शेन मो, तू झूठ बोल रहा है।
वो पागलों की तरह छूटने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला दबा रहा हो। मैं बेगुनाह हूं सर, बचाइए सर। लेकिन बॉस डर के मारे सिर हिलाते रहे। उन्होंने तुरंत सिर हिलाना शुरू कर दिया। शेन साहब, आप सही जांच कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। पूरा रंग बदल गया था उसका। मैं हल्का सा हंसा, फिर धीरे धीरे माशू के पास गया। मैं उसके सामने झुक गया। अब हमारी आवाज सिर्फ हम दोनों तक जा रही थी। मैंने धीरे से कहा, मरने के बाद भी समझदारी चाहिए होती है। अब बताओ, मेरी समझदारी ठीक है ना? मैंने उसकी वही बात उसे वापस सुना दी जिससे उसने पहले मेरी बेइज्जती की थी। माशू का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझसे गलती हो गई शेन साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। मैं सच में गलती मानता हूँ। मैं सीधा खड़ा हो गया। देर हो चुकी है, ले जाओ इसे, अच्छे से पूछताछ करना। मैंने हाथ हिलाया और वो सैनिक माशू को घसीटते हुए बाहर ले गए। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं। बाकी कर्मचारी एकदम चुप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। तो ये होती है ताकत। मैंने किसी की तरफ दोबारा नहीं देखा, सीधे अपने नए ऑफिस में चला गया। यिन यांग विभाग का निरीक्षक बनने के बाद मुझे एक खास ताकत मिली थी। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल रखा था। उसमें ऊपर की दुनिया दिखाई दे सकती थी। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपनी ताकत उस क्रिस्टल में डाली। लिन किंगशुए क्रिस्टल की सतह हिलने लगी और कुछ सेकंड बाद एक जाना पहचाना चेहरा सामने आ गया। वो मेरा घर था। किंग शुए मेरे पुराने टी शर्ट में सोफे पर बैठी थी। वो हमारी शादी की फोटो सीने से लगाकर बैठी थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी। पहले उसका चेहरा कितना प्यारा और चमकदार था, लेकिन अब सिर्फ सफेदी और थकान बची थी। टेबल पर हर तरफ कागज वाले नोट पड़े थे, सोने जैसे कागज के टुकड़े, कागज का घर, कागज की गाड़ी, सब उसने खुद बनाए थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पागल लड़की, ड्राइंग अभी भी इतनी खराब है। लेकिन अगले ही पल मेरे सीने में जोर से दर्द हुआ। तभी अचानक डोरबेल बजी। किंग शुए तुरंत सतर्क हो गई। वो धीरे से उठी और दरवाजे के छोटे शीशे से बाहर देखा। उसे देखते ही उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से एक औरत की तेज आवाज आई, लिन किंगशुए, दरवाजा खोल। मुझे पता है तू अंदर ही है, छुपने से कुछ नहीं होगा। ये घर हमारे परिवार का है। तू कौन होती है यहाँ रहने वाली? मेरी मुट्ठी तुरंत कस गई, नाखून हथेली में धंस गए। ये औरत मेरे पिता की बड़ी बहन थी, बहुत जहरीली और लालची। जब मैं जिंदा था तो हर रोज चापलूसी करती थी, लेकिन मेरे मरते ही उसका असली चेहरा बाहर आ गया। तभी बाहर से एक लड़के की आवाज आई। बहुत बदतमीज टोन थी उसकी। भाभी, ज्यादा ड्रामा मत करो, मेरी माँ सही कह रही है। ये घर मेरे भाई की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं। जल्दी बाहर निकलो। वो मेरा छोटा भाई जैसा कजिन था। उसका नाम ली फेई था। हेलो पुलिस, कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। किंग शुए की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। वो लोग दरवाजा तोड़ रहे थे। बाहर से मेरी बुआ की जहरीली आवाज गूंजी, बहुत अकड़ दिखा रही है बेटा, दरवाजा तोड़, आज इसे घर से निकाल कर ही जाएंगे। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कांच पर नाखून रगड़ रहा हो। मेरे कान तक दर्द करने लगे। उधर ली फेई भी चिल्ला रहा था, लिन किंगशुए, अगर अब भी दरवाजा नहीं खोला तो अंदर घुसकर तेरी टांग तोड़ दूंगा। हर धमाका ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सीने पर हथौड़ा मार रहा हो। क्रिस्टल के अंदर किंगशुए डर के मारे दरवाजे के पीछे सिकुड़ कर बैठ गई थी। उसका छोटा सा शरीर लगातार कांप रहा था, जैसे तेज हवा में पत्ता कांपता है। वो अपने होंठ दबाकर रोना रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू लगातार उसके चेहरे पर बह रहे थे। मत डर किंगशुए, मत डर। मैं क्रिस्टल की तरफ देखकर चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज उसकी दुनिया तक पहुंच ही नहीं सकती थी। मैं बस बेबस होकर देखता रहा। हम दोनों ने मिलकर जो दरवाजा चुना था वो अब टूटने लगा था। लॉक के आसपास की लकड़ी टूट टूट कर नीचे गिर रही थी। मेरे अंदर गुस्सा और बेबसी पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैं इतना बड़ा अफसर बन गया तो क्या हुआ? मेरे पास इतना पैसा आ गया तो क्या हुआ? अगर मैं अपनी बीवी को ही नहीं बचा सकता तो सब बेकार है। शांत हो शेनमो, शांत हो। मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला। गुस्से से कुछ नहीं होगा। मैंने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। अब मैं यिन यांग विभाग का बड़ा अफसर था। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, जरूर होगा। मैंने अचानक आंखें खोली और तुरंत कमरे से बाहर भागा। मैं सीधा किताबों वाले बड़े हॉल की तरफ गया। वहां बहुत पुरानी किताबें और रिकॉर्ड रखे थे। मैं एक ही चीज ढूंढ रहा था, कोई ऐसा तरीका जिससे मरा हुआ इंसान ऊपर की दुनिया में असर डाल सके। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, नींद से भरी आंखें। लेकिन जैसे ही उसने मेरी यूनिफॉर्म देखी वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। साहब, क्या आदेश है? मुझे वो सारी फाइलें चाहिए जो ऊपर की दुनिया और नीचे की दुनिया को जोड़ने वाले तरीकों के बारे में हो, अभी, तुरंत। बूढ़ा आदमी डर गया। उसने बिना कुछ बोले मुझे अंदर ले जाना शुरू किया। हम किताबों के बड़े हॉल के अंदर गहराई तक गए। एक धूल भरी अलमारी के सामने वो रुका। फिर उसने एक बहुत मोटी पुरानी किताब निकाली। उसके ऊपर जानवर की खाल छड़ी हुई थी। वो धीरे से बोला, सारी खतरनाक किताबें यहीं रखी हैं। मैंने तुरंत किताब उसके हाथ से खींच ली। जैसे ही मैंने उसे खोला
एक ठंडी हवा सी महसूस हुई। अंदर के शब्द खून से लिखे हुए थे। मैं तेजी से पन्ने पलटने लगा। शरीर पर कब्जा करना, किसी और के शरीर में दोबारा जन्म लेना, मरे हुए सैनिकों को बुलाना, हर तरीका बहुत खतरनाक था। कहीं 1000 साल की ताकत चाहिए थी, तो कहीं बहुत सारी आत्माओं की कुर्बानी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा दिल धीरे धीरे डूबने लगा। क्या सच में कोई रास्ता नहीं है? मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मेरी उंगली एक छोटे से कागज से टकराई। वो किताब के बीच छुपा हुआ था। मैंने धीरे से उसे बाहर निकाला। उस पर बस कुछ लाइनें लिखी थीं। अगर कोई इंसान अपने पुण्य की रोशनी जलाए तो वो थोड़ी देर के लिए ऊपर की दुनिया में जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो रोशनी खत्म होगी, उसकी आत्मा भी टूट सकती है। मैं रुक गया। पुण्य की रोशनी, ये क्या होता है? बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। साहब, ये मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक तरीका है। वो जल्दी जल्दी बोलने लगा। जिस इंसान ने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया हो, मरने के बाद उसे ऊपर से खास आशीर्वाद मिलता है, उसे ही पुण्य की रोशनी कहते हैं। आप किसी की जान बचाकर मरे थे, तो आपके अंदर भी वो जरूर होगी, लेकिन ये चीज बहुत कीमती होती है। अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ने का मौका, दोबारा जन्म, सब बर्बाद हो सकता है। मैं चुपचाप उस कागज को देखता रहा। फिर मुझे किंग शुए याद आई। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी कांपती हुई आवाज। अगर मैं उसे ही नहीं बचा सकता तो फिर मुझे उस भविष्य का क्या करना है? मैंने धीरे से सिर उठाया, फिर बूढ़े आदमी की आंखों में देखकर कहा, मुझे तरीका बताओ। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें फैसला साफ था। बूढ़ा आदमी मेरे चेहरे को देखकर डर गया। उसकी आवाज कांपने लगी। उसका तरीका यह है, बस अपने अंदर की उस रोशनी को जगाओ और जिस इंसान को बचाना चाहते हो उसका नाम दिल से बोलो। उस बूढ़े की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं पलटकर भाग चुका था। मैं सीधा वापस अपने कमरे में पहुंचा। क्रिस्टल के अंदर घर का दरवाजा अब टूटने वाला था। धड़ाम! एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजे का लॉक टूट गया। मेरी बुआ, ली फेई और उनके साथ 2 बड़े गुंडे अंदर घुस गए। सबके चेहरे पर गंदी हंसी थी। अब कहां भागेगी? किंग शुए डर के मारे चीख पड़ी। वो पीछे हटने लगी। मेरी आंखें लाल हो गईं। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम सबको कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। अब मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं तुरंत जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की और अपना पूरा ध्यान अंदर लगाया। कुछ ही सेकंड बाद मुझे अपने अंदर एक छोटी सी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। बहुत हल्की, लेकिन बहुत गर्म। यही थी पुण्य की रोशनी। यही वक्त है। मैंने दांत भींच लिए। मेरे नाम की कसम, ये रोशनी मेरी पत्नी लिन किंग शुए की रक्षा करेगी। मैं जोर से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत उस रोशनी में डाल दी। अचानक वो सुनहरी रोशनी मेरे शरीर से फटकर बाहर निकली। एक चमकती हुई किरण बनकर वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ गई। उसने पूरे अंधेरे आसमान को चीर दिया और सीधा ऊपर की दुनिया की तरफ निकल गई। उसी पल मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा आधी खाली हो गई हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उधर मेरे घर में छोटी कमीनी पुलिस बुलाने की हिम्मत करती है। ली फेई ने किंग शुए का फोन छीना, फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। फोन का स्क्रीन तुरंत टूट गया। उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। वो धीरे धीरे किंग शुए की तरफ बढ़ने लगा। आज तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम भी ली नहीं। फिर उसने पीछे खड़े गुंडों की तरफ देखा। क्या देख रहे हो? इसका सामान बाहर फेंको, जल्दी। ये घर मनहूस हो गया है, बाद में पुजारी बुलाकर सफाई भी करवानी पड़ेगी। एक गुंडा हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने किंग शुए का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। किंग शुए ने डर कर आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे, लेकिन जैसे ही वो गंदा हाथ उसे छूने वाला था, पूरे कमरे की लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगीं। झट 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 अजीब सी बिजली की आवाज आने लगी। बाहर का साफ आसमान अचानक काला पड़ गया। काले बादल पूरे घर के ऊपर छा गए। फिर अचानक एक बहुत ठंडी हवा कमरे के अंदर घुस गई। जमीन पर पड़े सारे कागज उड़ने लगे। पूरा कमरा कागजों से भर गया और कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि सबके बदन कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? ली फेई डर कर रुक गया। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा। मेरी बुआ का चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। कहीं बिजली तो नहीं चली गई? अचानक घर की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इतना गहरा अंधेरा कि हाथ तक नहीं दिख रहा था। बस बाहर के काले आसमान से थोड़ी सी हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी मेरी बुआ जोर से चीखी, किसने मेरी गर्दन छुई? ली फेई की आवाज कांपने लगी। माँ, डराओ मत। अब वो दोनों गुंडे भी घबरा गए थे। ये जगह ठीक नहीं लग रही, लगता है यहाँ सच में कुछ है। तभी उस गहरे अंधेरे के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक की गहराई से बोल रहा हो। वो आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा डर था कि सुनते ही सबके शरीर कांप गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी गुस्से में बोल रहा हो। एक गुंडे का डर वहीं टूट गया। वो जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भाग गया। दूसरा भी डर के मारे उसके पीछे भागा। कौन है? कौन ड्रामा कर रहा है?
ली फेई जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में साफ डर था। वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। तभी टेबल पर रखा फल काटने वाला चाकू हिलने लगा। धीरे धीरे वो अपने आप हवा में उठ गया। उसकी नोक सीधी ली फेई के माथे की तरफ थी। ली फेई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पैंट तक गीली हो गई। मेरी बुआ तो डर के मारे बेहोश हो गई। कुछ सेकंड तक चाकू हवा में रुका रहा। फिर स्विश, वो तेजी से उड़ता हुआ ली फेई के सिर के पास से निकला और पीछे दीवार में जाकर धंस गया। चाकू का हैंडल लगातार कांप रहा था। ली फेई ने महसूस किया उसके सिर के बालों का एक हिस्सा कट गया था और हल्का सा खून भी निकल आया था। अब उसका दिमाग पूरी तरह जवाब दे चुका था। वो जमीन पर घिसटते हुए उठा, फिर अपनी बेहोश मां को पकड़कर किसी तरह बाहर भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा तक डर गई हो। कुछ सेकंड बाद पूरा घर शांत हो गया। अब सिर्फ किंग शुए की रोने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे कमरे की वो डरावनी ठंड भी खत्म होने लगी। तभी एक बहुत हल्की सुनहरी रोशनी ऊपर से नीचे आई, इतनी हल्की कि मुश्किल से दिख रही थी। वो धीरे से किंग शुए के सिर पर आकर रुकी, जैसे कोई प्यार से उसे सहला रहा हो। किंग शुए की सिसकियां धीरे धीरे रुकने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई अपना खड़ा हो। बहुत जाना पहचाना, बहुत गर्म एहसास। उसने धीरे से फुसफुसाकर कहा, शेन मो। वो डरते डरते बोली, क्या तुम हो? तुम वापस आ गए क्या? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था वो एहसास अभी भी उसके पास था, कभी गया ही नहीं। किंग शुए हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराते मुस्कुराते फिर रोने लगी। मुझे पता था तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। उधर यिन यांग विभाग में मैं धीरे धीरे होश में आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से सब कुछ निकाल लिया गया हो। पूरा शरीर बहुत कमजोर था। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मेरे पास बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। साहब, आप जाग गए। मैंने मुश्किल से आंखें खोली। क्या मैं सफल हुआ? मेरी आवाज बहुत कमजोर थी। बूढ़ा तुरंत खुश होकर बोला, हाँ, आप सफल हो गए। मैंने अभी जादुई शीशे से देखा था। आपने ऊपर की दुनिया में सबको डरा दिया। वो लोग भाग गए। मैंने राहत की सांस ली, फिर उठने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा तुरंत बोला, नहीं साहब, आप मत उठिए। आपने अपनी बहुत बड़ी ताकत खर्च कर दी है। आपकी आत्मा को बहुत नुकसान हुआ है। आपको आराम करना पड़ेगा। मैं हल्का सा हंसा। कीमत सच में बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर किंग शुए सुरक्षित थी तो सब ठीक था। तभी बूढ़े ने मुझे एक छोटी शीशी दी। मैंने उसे खोला। अंदर से ठंडी और साफ खुशबू आई। मैं मुस्कुराया। लगता है लाओ किन ने भेजी है। मैंने दवाई पी ली। अचानक मेरे अंदर गर्माहट फैल गई। कमजोरी थोड़ी कम हो गई। मैं धीरे धीरे उठकर फिर क्रिस्टल के सामने गया। किंग शुए अब सो चुकी थी। वो सोफे पर लेटी हुई थी, सीने से हमारी शादी की फोटो लगाए हुए। उसकी आंखों के किनारे अभी भी गीले थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं उसे देखकर धीरे से बोला, पागल लड़की, सोफे पर सोएगी तो ठंड लग जाएगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छूना चाहा, लेकिन मेरी उंगलियां सिर्फ ठंडे क्रिस्टल से टकराईं। हमारे बीच अभी भी एक ऐसी दूरी थी जिसे मैं पार नहीं कर सकता था। बूढ़ा धीरे से बोला, साहब, ये तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। हर बार ऐसी ताकत इस्तेमाल करना सही नहीं है। अगर आप सच में अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको कोई और तरीका ढूंढना होगा। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मुझे भी पता था इस बार वो लोग डरकर भाग गए थे, लेकिन मेरी बुआ और ली फेई जैसे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनकी लालच कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मुझे ऐसा तरीका चाहिए था जिससे ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। क्या यहाँ ऐसा कुछ है जिससे ऊपर की दुनिया में किसी बदमाश की किस्मत खराब की जा सके या उसकी जिंदगी में मुसीबत डाली जा सके? बूढ़ा थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, एक चीज है जिसे बदकिस्मती वाला ताबीज कहते हैं। इसे खास तौर पर बुरे लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी इंसान की जानकारी उस ताबीज पर लिख दी जाए और उसे ताकत से चलाया जाए तो उसकी जिंदगी में लगातार बुरी किस्मत शुरू हो जाती है। हल्का असर हो तो पैसा डूबता है, और अगर असर बड़ा हो वो रुक गया। मैंने उसकी तरफ देखा तो बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, तो खून भी बह सकता है। मैंने बिना भाव बदले पूछा, ये चीज मिलेगी कहाँ? ये सजा वाले विभाग के पास रहती है। उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। साधारण कर्मचारी तो उसे छू भी नहीं सकते। मैं तुरंत बोला, मुझे वहां ले चलो। बूढ़ा झुक गया। जी साहब। कुछ देर बाद हम सजा वाले विभाग के बाहर खड़े थे। ये जगह पूरे नीचे की दुनिया में सबसे डरावनी मानी जाती थी। यहाँ उन आत्माओं को रखा जाता था जिन्होंने ऊपर की दुनिया में बहुत बुरे काम किए थे। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसी आवाजें जिन्हें सुनकर शरीर ठंडा पड़ जाए। इस विभाग का बॉस एक बहुत बड़ा आदमी था। घनी दाढ़ी, एक आंख खराब और चेहरे पर इतना डर कि सामने वाला खुद कांप जाए। उसने मुझे देखा, बस हल्का सा सिर झुकाया। शेन साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे कुछ बदकिस्मती वाले ताबीज चाहिए। एक आंख वाला आदमी कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। एक आंख वाला बॉस जोर से हंसा। शेन साहब, मजाक कर रहे हैं क्या? बदकिस्मती वाला ताबीज कोई खिलौना नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। इसे ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता।
इसके लिए ऊपर से इजाजत चाहिए, पूरा रिकॉर्ड बनता है, किसे सजा देनी है और क्यों देनी है, सब लिखना पड़ता है। उसकी बात साफ थी, वो नियमों का बहाना बनाकर मुझे रोक रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, सुना है आपका बेटा मरे हुए लोगों वाले शहर में नौकरी करता है और आजकल थोड़ा परेशान चल रहा है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। शेन साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आराम से बोला, कुछ खास नहीं, बस लगा इतना होशियार लड़का उस छोटी जगह पर बेकार जा रहा है। मेरे विभाग में एक जगह खाली है, अगर आप चाहें तो उसे अपना सहायक बना सकता हूँ। ये सीधा सौदा था। एक आंख वाला आदमी बेवकूफ नहीं था। वो काफी देर तक मुझे देखता रहा, उसके चेहरे की नसें हिल रही थीं। आखिर में उसने दांत भींच कर कहा, शेन साहब अंदर आइए। कुछ देर बाद मेरे हाथ में 10 बदकिस्मती वाले ताबीज थे। हर ताबीज से अजीब काली हवा निकल रही थी, उन पर टेढ़े मेढ़े निशान बने हुए थे। एक आंख वाला बॉस खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आया। अब उसका व्यवहार पहले से बहुत अलग था, बहुत ज्यादा सम्मान वाला। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। सौदा पूरा हो चुका था। ऊपर की दुनिया हो या नीचे की, हर जगह रिश्ते और काम निकालने का खेल चलता है। वापस ऑफिस पहुंचते ही मैंने तुरंत कागज और स्याही मंगवाई। फिर मैंने अपनी बुआ और ली फेई की जन्म की जानकारी उन ताबीजों पर लिख दी। मुझे सब याद था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो हर साल त्योहार पर ये बातें दोहराती थीं। सब लिखने के बाद मैंने अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत उन ताबीजों में डाली। अचानक दोनों ताबीज अपने आप जल उठे, उनसे काला धुआं निकला और अगले ही पल वो गायब हो गए। मैं धीरे से मुस्कुराया। अब असली मजा आएगा। मैंने फिर से अपनी नजर क्रिस्टल की तरफ कर ली। उधर ऊपर की दुनिया में ली फेई अपनी माँ को अस्पताल से बाहर लेकर निकल रहा था। मेरी बुआ के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका मुंह बंद नहीं हो रहा था। वो लिन किंगशुए जरूर कोई ड्रामा कर रही थी, हमें डराने की कोशिश कर रही है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा। डर मत बेटा, कल ही मैं सबसे बड़ा बाबा ढूंढ कर लाऊंगी। उस लड़की को उस घर से निकलवा कर रहूंगी। ली फेई ने भी जल्दी से कहा, हाँ माँ, वो घर शहर के बीच में है, कम से कम 1 करोड़ का होगा। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें? मेरी बुआ ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी ली फेई का फोन बज उठा। उसने फोन देखा, नंबर अनजान था। हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, तुम ली फेई बोल रहे हो? हम उन लोगों की तरफ से बोल रहे हैं जिनसे तुमने बहुत पैसा उधार लिया था। आज पूरा पैसा वापस चाहिए। ली फेई का चेहरा बदल गया। क्या मेरे पास अभी पैसे नहीं है? फोन वाली आवाज और ठंडी हो गई। पैसे नहीं है तो हाथ दे देना, हमारे लोग तुम्हारे घर पहुंच चुके हैं। ली फेई डर के मारे कांप गया। नहीं भाई प्लीज, मैं इंतजाम करता हूं, अभी करता हूं। उसने जल्दी से फोन काट दिया। अब वो पूरी तरह घबरा चुका था। माँ, अब क्या करें? उधार वाले लोग घर पहुंच गए। मेरी बुआ भी डर गई। चुप, पहले पैसे का इंतजाम सोच। दोनों वहीं घबराकर इधर उधर सोचने लगे और तभी गली के मोड़ से एक बड़ा पानी वाला ट्रक अचानक तेज रफ्तार में निकला। वो पूरी तरह कंट्रोल से बाहर था और सीधा उनकी तरफ आ रहा था। ट्रक से तेज म्यूजिक बज रहा था। हो ये लाला, शुभ हो ये लाला। ली फेई डर के मारे जोर से चीखा। वो तुरंत जमीन पर गिरते पड़ते साइड में भाग गया। लेकिन मेरी बुआ इतनी किस्मत वाली नहीं थी। पानी वाले ट्रक से तेज पानी उछला, उसका पूरा शरीर भीग गया और तभी उसका पैर फिसल गया। धड़ाम! वो सीधा सड़क किनारे लगे बदबू वाले टोफू के ठेले पर जा गिरी। ठेले पर रखा गरम तेल का बड़ा बर्तन पलट गया। उबलता तेल सीधा उसकी टांगों पर गिरा। मेरी टांग! मेरी बुआ दर्द से जानवरों की तरह चीखने लगी। अस्पताल के बाहर पूरा हंगामा मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं क्रिस्टल के अंदर ये सब देख रहा था, लेकिन मेरे दिल में जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में मेरी बुआ और ली फेई ने समझ लिया कि बुरी किस्मत असल में कैसी होती है। मेरी बुआ की टांग बुरी तरह जल गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन वहां भी उसकी किस्मत खराब निकली। इलाज में गलती हो गई, घाव में इन्फेक्शन फैल गया। डॉक्टर तो उसकी टांग काटने तक की बात करने लगे। उधर ली फेई जुए का कर्ज चुकाने के लिए अपनी पुरानी स्पोर्ट्स कार बेचने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेकर कॉलोनी से बाहर निकला, धड़ाम! उसकी गाड़ी सीधा कचरा उठाने वाले ट्रक से टकरा गई। पूरा आगे का हिस्सा चिपक गया और उसकी गाड़ी वहीं खत्म हो गई। उस हादसे में ली फेई बच तो गया, लेकिन पूरा शरीर गंदगी और खेत वाले खाद से भर गया। उसकी हालत देखकर लोग हंसने लगे। उसके बाद तो उसकी जिंदगी पूरी उलट गई। वो बैंक से पैसे निकालने गया, लेकिन एटीएम ने उसका कार्ड ही अंदर खा लिया। उसने खाना ऑर्डर किया तो कभी खाना गलत घर चला जाता और कभी खाने में कॉकरोच निकल आता। यहां तक कि एक दिन वो सड़क पर चल रहा था, तभी ऊपर से एक गमला उसके सिर पर गिर गया। हालांकि वो प्लास्टिक का था, लेकिन फिर भी उसका सिर फट गया। खून पूरे चेहरे पर बहने लगा। सिर्फ 3 दिनों में माँ बेटे की हालत खराब हो गई। दोनों मानसिक रूप से टूट चुके थे। अब उन्हें भी लगने लगा था कि कोई बुरी चीज उनके पीछे पड़ गई है। उन्होंने किंगशुए को परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि अपनी बदकिस्मती से लड़ते लड़ते ही उनकी जान निकल रही थी। ऊपर की दुनिया थोड़ी शांत हुई, लेकिन नीचे की दुनिया में अब मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मैंने यमराज से लिया हुआ पैसा
और किंग शुए द्वारा भेजे जा रहे लगातार पैसों का इस्तेमाल करके निवेश शुरू कर दिया। मैंने नदी पार कराने वाले काम में पैसा लगाया, फिर पुल के रास्ते का पूरा कंट्रोल ले लिया, यहाँ तक कि यादें मिटाने वाले काढ़े के बिजनेस में भी हिस्सा खरीद लिया। मेरा पैसा बर्फ के गोले की तरह बढ़ता गया। जितना पैसा आता उससे और पैसा बनता। धीरे धीरे नीचे की दुनिया में मेरी पहचान बहुत बड़ी हो गई। अब बड़े बड़े अधिकारी भी मुझे इज्जत देने लगे थे। काले सफेद अधिकारी तक मुझे देखकर सम्मान से बोलते थे। मो साहब, हर बड़ी मीटिंग में मेरे लिए खास सीट रखी जाती। मैं नीचे की दुनिया का असली पैसे वाला आदमी बन चुका था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी अभी भी वही थी। किंग शुए अब भी मेरे लिए पैसे जला रही थी। हाँ, पहले से थोड़े कम, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा। एक दिन फिर से लाओ किन ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने एक रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाई। ये देखो, नीचे की दुनिया का नया आर्थिक रिपोर्ट। फिर बढ़ गया। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा। मैंने बेबस होकर कहा, मैं भी क्या करूं? मैंने सपने में जाकर समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे लगता है मैं वहां परेशान हूं और अगले दिन वो और ज्यादा पैसे जला देती है। मैं खुद भी परेशान होकर हंस पड़ा। ये अजीब मुसीबत थी। लाओ किन ने लंबी सांस ली। जिसने गांठ बांधी है उसी को खोलना पड़ेगा। फिर वो मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें बहुत गंभीर थीं। शेन भाई, शायद एक तरीका है जिससे तुम सच में उससे मिल सकते हो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। क्या तरीका? लाओ किन खिड़की के पास चले गए। वो बाहर धुंधले आसमान को देखते हुए बोले, हर साल 7वें महीने की 15वीं रात एक खास दिन आता है। उस दिन कुछ समय के लिए दोनों दुनियाओं के बीच का रास्ता खुलता है और उस वक्त ऊपर और नीचे की दुनिया के नियम थोड़े कमजोर हो जाते हैं। मैं सांस रोके सुन रहा था। अगर उस दिन तुम 10 बड़े अधिकारियों की निशानी इकट्ठा कर लो और अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करो तो शायद तुम थोड़ी देर के लिए वापस ऊपर जा सकते हो। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। वापस ऊपर की दुनिया में? मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या ये सच है? लाओ किन धीरे से बोले, पूरी तरह सच। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन वो 10 अधिकारी बहुत खतरनाक और घमंडी हैं। उनकी निशानी लेना आसान नहीं होगा और ऊपर की दुनिया में वापस जाना ये नियमों के खिलाफ है। भले ही तुम सिर्फ कुछ मिनट के लिए जाओ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। मैंने धीरे से पूछा, कितनी बड़ी? लाओ किन ने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, तुम पूरी तरह खत्म भी हो सकते हो, हमेशा के लिए। मैं कुछ देर चुप रहा। पूरी तरह खत्म हो जाना मतलब हमेशा के लिए मिट जाना। ना दोबारा जन्म, ना दूसरा मौका। क्या सच में ये सब करना सही होगा? सिर्फ कुछ देर के मिलने के लिए अपनी पूरी मौजूदगी खत्म कर देना? मेरे दिमाग में किंग शुए का चेहरा आया। उसकी आंसुओं वाली मुस्कान, सोफे पर अकेले बैठी उसकी वो छोटी सी परछाई, हमारी शादी की फोटो को पकड़कर रोती हुई। मैंने धीरे से आंखें बंद की, फिर सिर उठाकर कहा, यह कीमत मुझे मंजूर है। मुझे बताओ, उन 10 अधिकारियों को कहां ढूंढना है? अब उस खास दिन में सिर्फ 3 दिन बचे थे और मुझे उन 3 दिनों में 10 अधिकारियों की निशानी जमा करनी थी। उनमें थे भूतों का राजा, दिन वाला गश्त अधिकारी, रात वाला गश्त अधिकारी, काले सफेद अधिकारी, बैल सिर, घोड़ा चेहरा, तेंदुआ पूंछ, पक्षी मुंहा, मछली चेहरा और पीला भौंरा। ये सब नीचे की दुनिया के बड़े विभाग संभालते थे। हर एक के पास बहुत ताकत थी और सबका स्वभाव बहुत अजीब था। इनसे उनकी निशानी लेना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मेरे पास अपना तरीका था। सबसे पहले मैं बैल सिर और घोड़ा चेहरे के पास गया। दोनों नीचे की दुनिया के ट्रैफिक और रास्तों का काम संभालते थे। उनकी निशानी थी आत्माओं को पकड़ने वाली लोहे की जंजीर। मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, सीधा एक फाइल उनके सामने रख दी। दोनों बड़े भाइयों, नदी के पास रोज जाम लगता है, इससे पूरा सिस्टम स्लो हो रहा है। तो मैंने सोचा है मैं 100 अरब निवेश करके एक बहुत बड़ा पुल बनवाऊं, सीधा मुख्य पुल से अगले विभाग तक, और इस पूरे प्रोजेक्ट का कंट्रोल आप दोनों संभालेंगे। सारा पैसा भी आपके हाथ में रहेगा। दोनों की आंखें चमक उठी। वो पुल की ड्राइंग देखकर ही खुश हो गए। अगले ही पल उन्होंने अपनी जंजीर मेरे हाथ में रख दी। पहला काम हो गया। इसके बाद मैं दिन और रात वाले गश्त अधिकारियों के पास गया। उनकी निशानी थी निगरानी का आदेश पत्र। मैंने दोनों को नई टेक्नोलॉजी वाला फोन दिया। इससे ऊपर की दुनिया का नेटवर्क चल जाएगा, वीडियो देख सकते हो, गेम खेल सकते हो और जांच करने के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा। सीधा सब रिकॉर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। दोनों फोन देखकर पागल हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने तुरंत अपनी निशानी मुझे दे दी। अब बचे थे तेंदुआ पूंछ, पक्षी मुंहा, मछली चेहरा और पीला भौंरा। ये चारों बहुत सख्त लोग थे, ना पैसे से मानते ना बातों से। तो मैं सीधा उनके सबसे बड़े बॉस के पास गया। एक आंख वाला अधिकारी मुझे देखते ही बोला, शेन साहब, अब क्या काम है? आपका बेटा मेरे विभाग में अच्छा काम कर रहा है, उसका भविष्य काफी अच्छा हो सकता है। एक आंख वाला अधिकारी मेरी बात तुरंत समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात वो चारों अधिकारियों को लेकर खुद मेरे घर आया। चारों की हालत खराब थी, चेहरे सूजे हुए, आंखों के नीचे निशान और हाथ में उनकी निशानियां। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, सबसे मुश्किल, काले और सफेद अधिकारी, फान वुशे और शहब्यान। ये दोनों यमराज के सबसे भरोसेमंद लोग थे, बहुत पुराने और बहुत ताकतवर। मैं खुद उनसे मिलने गया। दोनों आराम से बैठकर शतरंज खेल रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सफेद अधिकारी बोला,
शेन साहब सीधे बात करो, क्या चाहिए? मैं मुस्कुराया। फिर मैंने जेब से 2 चीजें मैं निकाली और उनके सामने रख दी। एक थी सबसे बड़े बाजार वाले इलाके की जमीन के कागज, दूसरी थी यादें मिटाने वाले काढ़े की नई रेसिपी, ऊपर मलाई और मोती वाले दाने भी। मैंने धीरे से कहा, दोनों साहबों के लिए छोटा सा तोहफा। उस बाजार में आप दोनों चाहें तो दुकान खोल सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं बहुत पैसा बनेगा। और ये नई ड्रिंक की रेसिपी, इसे साझेदारी समझ लीजिए। काले अधिकारी की सांस तेज हो गई। वो जमीन वाले कागज को घूर रहा था। उधर सफेद अधिकारी नई रेसिपी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सोने की खान मिल गई हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर सफेद अधिकारी हल्का सा खांस कर बोला, अरे इतनी सी चीज के लिए क्या सोचना, मो साहब आप निशानी ले जाइए। और इस तरह 10 अधिकारियों की निशानियां मेरे हाथ में आ गईं। उस खास रात मैं नीचे की दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था। उसे बनाने में बहुत पैसा और अनमोल चीजें लगी थीं। 10 निशानियां मेरे शरीर के आसपास हवा में तैर रही थीं। उनसे काली ताकत निकल रही थी। लाओकिन मेरे पास खड़े थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। शेन भाई, अभी भी सोच लो, ये रास्ता खुला तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैंने ऊपर की दुनिया की तरफ देखा। वहां मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तो किंग शुए का ख्याल रखना। मैंने गहरी सांस ली, फिर उस बड़े घेरे के बीच जाकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी सारी ताकत, अपना सारा पैसा, सब कुछ एक साथ उस घेरे में डाल दिया। धड़ाम, पूरा नीचे का संसार हिल गया। एक बहुत बड़ी काली रोशनी आसमान की तरफ उठी। उसने दोनों दुनियाओं के बीच जबरदस्ती रास्ता खोल दिया और उस रास्ते के दूसरी तरफ मेरा घर था। किंग शुए टेबल के सामने बैठी थी। वो मेरे लिए कागज के पैसे तैयार कर रही थी। उसे देखते ही मेरा दिल टूट गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस रास्ते को पार कर गया। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की दुनिया में पहुंचा, एक डरावनी ताकत ने मुझे दबा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो, जैसे कोई मशीन मुझे पीस रही हो। दर्द इतना था कि मैं बेहोश होने वाला था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाई और किसी तरह अपने शरीर को संभाला। उधर किंग शुए बहुत ध्यान से कागज के सोने जैसे टुकड़े बना रही थी। हर टुकड़ा बिल्कुल सीधा और साफ। वो धीरे धीरे खुद से बात कर रही थी। शेन मो, वहां अपना ध्यान रखना। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो मुझे बता देना, मैं और भेज दूंगी। घर की चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू कागज पर गिरकर फैल गए। तभी उसे अचानक कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। उसने तुरंत सिर उठाया और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। कमरे में एक आदमी खड़ा था। काले पुराने कपड़े, थोड़ा पारदर्शी शरीर, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें, उन्हें वो मरकर भी नहीं भूल सकती थी। शेन मो, शेन मो। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि ठीक से निकल भी नहीं रही थी। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, या फिर मुझे इतना याद करते करते उसका दिमाग जवाब दे चुका है। वो धीरे धीरे उठी, फिर कांपते हाथ से मेरा चेहरा छूने की कोशिश की। किंग शुए, मैं वापस आ गया। मैं उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसका हाथ मेरे चेहरे के आर पार निकल गया। हम एक दूसरे को छू नहीं सकते थे। फिर भी मेरी आवाज साफ उसके कानों तक पहुंच रही थी। किंग शुए की आंखों से आंसू फूट पड़े। अब उसे समझ आ गया था, ये सपना नहीं था, सच में मैं ही था। शेन मो, वो रोते हुए हंसने लगी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। तब तुम वापस कैसे आ गए? तुम तो, मैं धीरे से बोला, मैं मरा नहीं हूँ, बस दूसरी जगह नौकरी करने चला गया हूँ। मैं उसके पतले हो चुके चेहरे को देखता रहा। दिल में बहुत दर्द हो रहा था। पागल लड़की, अब मेरे लिए इतना पैसा मत जलाया करो। ऊपर की दुनिया में खुद पर खर्च करो, अच्छा खाना खाओ, थोड़ा मोटी हो जाओ। मैं हल्का सा हंसा, मैं वहां बहुत अच्छे से हूँ। फिर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, और सुनो, अब उस घटिया माँ बेटे से डरने की जरूरत नहीं है। वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं हमेशा तुम्हें देखता रहूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। किंग शुए ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वो लगातार सिर हिलाती रही, लेकिन रोने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। समय बहुत कम था। मेरा शरीर धीरे धीरे और हल्का होने लगा। अब मैं पहले से ज्यादा पारदर्शी दिख रहा था। ऊपर की दुनिया मुझे लगातार बाहर धकेल रही थी। मुझे समझ आ गया, अब मुझे जाना होगा। मैंने उसे आखिरी बार देखा। किंग शुए, अब मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मत जाओ। किंग शुए रोते हुए मेरी तरफ भागी। वो मुझे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ हवा आई। मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। अच्छे से जीना, मेरी जगह भी ये दुनिया देखना, और अगर कभी मेरी याद आए तो आसमान की तरफ देख लेना, मैं वहीं रहूंगा। मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। मैं धीरे धीरे गायब होने लगा। किंग शुए की रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को अपनी टूटती हुई आत्मा में हमेशा के लिए बसा लिया। उधर नीचे की दुनिया में ऊपर जाने वाला घेरा पूरी तरह बंद हो चुका था। उसकी रोशनी खत्म हो गई। मैं हवा से नीचे गिर पड़ा। मेरा शरीर इतना हल्का हो चुका था कि लग रहा था अभी मिट जाएगा। लाओ किन तुरंत मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने मुझे संभाल लिया। शेन भाई, फिर उन्होंने जल्दी से
एक चमकती हुई गोली मेरे मुंह में डाल दी। जल्दी, ये बहुत कीमती चीज है, अपनी आत्मा संभालो। जैसे ही वो चीज अंदर गई, वो तुरंत पिघल गई। एक गर्म ताकत पूरे शरीर में फैल गई। मेरी टूटती हुई आत्मा धीरे धीरे फिर जुड़ने लगी। कुछ देर बाद मैंने धीरे से आंखें खोली। हाँ, मैं बच गया था, लेकिन मेरे अंदर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। नियम तोड़ने की कीमत बहुत भारी थी। मेरी सारी जमा ताकत का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो गया था। मैं फिर से लगभग खाली हाथ हो चुका था। लाओ किन ने मेरी तरफ देखा। पछतावा है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं। लाओ किन कुछ सेकंड चुप रहे, फिर वो भी हंस पड़े। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारा। तू सच में सबसे अलग भूत है। चल, यहाँ खड़े मत रहे। मेरे पास 1000 साल पुरानी खास शराब रखी है, तुझे पिलाता हूँ। मैं धीरे से बोला, धन्यवाद। 3 साल बाद ऊपर की दुनिया में स्नो यान नाम की फूलों की दुकान पूरे देश में फैल चुकी थी। उसकी मालकिन लिन किंग शुए अब बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी थी। उसने फिर कभी मेरे लिए कागज के पैसे नहीं जलाए, लेकिन हर साल वो मेरी कब्र पर जरूर आती थी, सफेद गुलाब लेकर, मेरे पसंदीदा फूल। फिर वो घंटों वहीं बैठती और मुझे पूरे साल की बातें सुनाती। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, मेरे लिए बस वही काफी था। उधर नीचे की दुनिया में मैंने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर संभाल ली। लाओ किन की मदद और पुराने रिश्तों की वजह से मैं फिर से ऊपर उठने लगा। हाँ, पहले जितना अमीर नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं यादें मिटाने वाले काढ़े का प्रोडक्ट डायरेक्टर बन चुका था। मेरा काम था नए स्वाद बनाना, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मिल्क टी फ्लेवर, यहाँ तक कि मसालेदार झींगा फ्लेवर भी। और मजे की बात, वो सब काफी बिक भी रहा था। मैं और किंग शुए 2 अलग दुनियाओं में रहते हुए भी एक दूसरे की जिंदगी में थे। हम दोनों जानते थे दूसरा इंसान कहीं ना कहीं मौजूद है। शायद यही सबसे अच्छा अंत था। किंग शुए, मेरा इंतजार करना। जब मैं फिर से अच्छे काम जमा कर लूंगा, अगली जिंदगी में सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढूंगा।